हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर भी जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में हमको प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से चीजों के बारे में बात करनी है। सिर्फ इस चैप्टर में क्यों, मेजरली हमारा 10th साइंस का अगर हम देखें तो ह्यूमंस और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ही बातें होंगी। तो रेस्पिरेशन जो है क्या है असल में, वो समझ लो। इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द बॉडी। बॉडी जो है फूड से जो एनर्जी जिस तरीके से निकालता है, एनर्जी डिराइव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमंस ही करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। आप कहोगे प्लांट्स तो फूड प्रिपेयर करते हैं ना, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनको भी अपनी जिंदगी में एनर्जी की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, तो वो उस फूड को जो उन्होंने प्रिपेयर किया है उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो उनके अंदर है, ट्रांसलोकेशन, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जहां पर जरूरत पड़ती है प्लांट्स को भी एनर्जी की, तो वहां पर उसके लिए उनको रेस्पिरेशन भी करना होता है। बहरहाल हम यहां शुरू करेंगे विथ एनिमल वाला, हम अपने ह्यूमंस का जो रेस्पिरेशन है उसके हिसाब से बात करेंगे, और फिर प्लांट्स का भी है आगे। तो सबसे पहले समझ लो कि हमारे अंदर का जो रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट्स में उसको समझना होगा, एक्सटर्नल और फिर इंटरनल। इंटरनल मतलब जो सेलुलर, सेल के अंदर जैसे एनर्जी डिराइव होता है वो चीज, और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर का मैकेनिज्म है जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन बहुत जरूरी है फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालने के लिए। अब ये बहुत सिंपल है, इसको एक मतलब बहुत आसान तरीके से समझ लो कि अगर जैसे मान लो जंगल से हम लकड़ी तोड़ के लाए, तो उसको एज अ फ्यूल जला के उससे हमको हीट एनर्जी ऑब्टेन करनी है, तो उस लकड़ी को, उस फ्यूल को ऐसे सीधे ही पूरे ट्रंक को एक साथ चूल्हे में तो नहीं डाल देंगे ना। क्या करना होगा, पहले उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होगा, ओके, और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो और फ्यूल भी मतलब वहां भी हमको उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहां भी फूड भी फ्यूल है और इसको भी बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो लकड़ी को काटने का काम है वो हमने ऑलरेडी डाइजेशन प्रोसेस में देख लिया कि कैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंप्लीफाई किया। अब वो सिंप्लीफाई चीज अब्सॉर्ब हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्लड जो है उसको देखो यहां पे सेल तक ले आया है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस से फूड यहां पर आया, जो न्यूट्रिएंट, जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स है वो आए। अब इसको, इस फूड या इस फ्यूल को जला के इससे एनर्जी निकालने के लिए, इसको बर्न करके या इसको इससे एनर्जी अगर हमको डिराइव करना है तो हमको यहां भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। देखो ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा सेल तक, पहले हम वो देख लेते हैं। सो दैट एक्सटर्नल मैकेनिज्म, इसमें हम बेसिकली ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग यानी क्या होता है, लोग रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन ओवरऑल खाली ब्रीथिंग नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, सिर्फ ब्रीथिंग जो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो ब्रीथिंग में क्या क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सेलेशन। हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। तो इस इनहेलेशन में हम क्या इनहेल करते हैं, डू वी इनहेल ओनली ऑक्सीजन? नहीं, हम ढूंढते नहीं ना, हम तो एयर इनहेल कर रहे हैं, यहां पर एयर है। तो यानी क्या, इनहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। एंड व्हाट इज exhalation, the process of giving out air that is rich in carbon dioxide। ये समझ लो। ओके, इनहेलेशन और एक्सेलेशन प्रोसेस में हम बेसिकली क्या, कैसे इनहेल करते हैं वो चीज समझे, उससे पहले हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इंटरनल जो है वो देख लो आप। यहां पर सबसे पहले नेजल कैविटी, ये नेजल पैसेज जिसको आप कह सकते हो, ये नाक। अब हवा सिर्फ यहीं से नहीं जाती, माउथ से भी जाती है, चलो ठीक है, दोनों वहां जाके मिक्स होते ही हैं। तो नाक के अंदर हेयर्स क्यों दिए हैं, ताकि वो जो डर्ट है, जो डस्ट है वो फिल्टर हो जाए। ओके, इसके बाद एयर जो है वो पास हो रहा है यहां से, और पहला जो अब ये पार्ट जो मैं यहां बता रहा हूं दैट इज फेरिंग्स, जिसको आप थ्रोट भी कहते हो। और इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स। ओके, लैरिंग्स के बाद ये जो ऐसा वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, और ये बना होता है सी शेप कार्टिलेज से। सी शेप कार्टिलेज से क्यों बना है, ताकि वो कार्टिलेज जो है थोड़ा सा हार्डनेस देता है, और जिससे कि जो वॉल्स है इस एयर विंड पाइप के, वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए उसके लिए। तो प्रॉपर एयर का पासेज हो इसके लिए जरूरी है ये सी शेप कार्टिलेज, जिससे ट्रैकिया बना हुआ है।
इसके बाद एयर जो है आगे जाएगा और फिर यहां पर लंग्स में दोनों साइड ये ऐसे दो ब्रांचेस बन गए। इन दो ब्रांचेस को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है इसके बाद फर्दर डिवाइड होता है इनटू फर्दर सब ब्रांचेस जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो यानी दो पार्ट में पहले बटा तो दैट इज ब्रोंकाई और फर्दर जो डिवाइड हो गया दैट इज ब्रोंक्यूल। अब ये दो आपको यहां पर ये पार्ट्स दिख रहे हैं दैट इज लंग्स ऑब्वियसली, और ये दोनों लंग्स को यहां पर एक मस्कुलर रॉड मिला हुआ है जो उसको ब्रीथिंग करने का बहुत जरूरत है इसकी, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। और जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम हेल्प करता है बेसिकली उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो मसल जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। तो व्हेन वी आर इनहेलिंग हवा अंदर गई, ठीक है, डायफ्राम ने इस चेस्ट को लिफ्ट किया, वॉल्यूम बढ़ा, एयर गया अंदर, और फिर अब वो अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो आगे देखेंगे, बट उसके बाद फिर हम एक्सेल करते हैं, फिर वो हवा बाहर जाती है। डायफ्राम का जो वही यहां पर मूवमेंट बेसिकली लाता है, चेस्ट अप चेस्ट डाउन, ठीक है। और एक चीज और समझो कि यहां पर जो एयर आ रहा है या जो मेनली हम ऑक्सीजन से मतलब है, तो हम ऑक्सीजन के हिसाब से बात करेंगे। मान लो अब यहां पर ऑक्सीजन आ गया, ये क्या चीज है सर, ये कहां बना दिया लंग्स के बाहर? एक्चुअली जो ब्रोंक्यूल्स है वो जो एंड में ओपन होता है, असल में वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, छोटे छोटे, देखो यहाँ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे इसमें भरे होंगे, और वो उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई करते हैं। और ये जो एल्वियोलाई है वो ऐसा क्यों नहीं बना है, वो थोड़ा सा इस टाइप से क्यों बना है? ऑब्वियसली जैसा हमने विलीज के बारे में पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ वही चीज है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है अगली साइड में, देखो आप देख सकते हो, तो वो क्या कर सके? ऑक्सीजन को मैक्सिमम ले जा सके। फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और बलून लाइक है ताकि उसके अंदर वॉल्यूम बन जाए। अभी एक चीज और बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले, कि हम जो एयर एक बार में इनहेल करते हैं ना, वो उसी के नेक्स्ट एक्सेल में बाहर नहीं जाती, ठीक है। मतलब हमारा चेस्ट का वॉल्यूम जो है जितना एयर वो कंटेन कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक एक्सेल में बाहर नहीं करता, वो 3 बार में, ठीक है, उसको बाहर करेगा। तो ये समझो कि आप 1/3 ऑफ द एयर आप ले रहे हो, जितना वॉल्यूम है उसका, और फिर अगले एक्सेल में पुराना वाला 1/3 बाहर जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है, ओके। अब यहां पर ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन को ले जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा, पर कैसे ले जाएगा? तो एक्चुअली ब्लड इज नॉट मतलब ऑक्सीजन इज नॉट दैट सोल्यूबल, तो कैसे डिसॉल्व होगा यहां पर? तो यहां पर ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मतलब हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और ऑब्वियसली आरबीसी के अंदर होता है ये। और हीमोग्लोबिन जो है इट इज द एक्चुअल ऑक्सीजन कैरियर, और ये अगर ना रहे तो भाई ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक पहुंचना काफी टाइम लग जाएगा उसमें, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उससे। अच्छा, यहां से ऑक्सीजन जाएगा तो सही, और जो प्रोसेस होगा उसमें जो CO2 निकलेगा वो कैसे आएगा? तो CO2 को वापस आने के लिए कोई पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन ये काम नहीं करेगा, ओके। तो एक्चुअली CO2 को वापस आने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब वो आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कोई ऐसा पिगमेंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एज सच वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है हमारे लिए। पर और एक सिस्टम समझ लो कि CO2 जो है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल, वो काफी सोल्यूबल होता है, तो यानी वो आराम से ब्लड में मिक्स होकर और खुद ब खुद यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो CO2 जो है वो बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है। याद रखना, CO2 कौन से प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? दैट इज डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने। और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया, इस यहां का मैकेनिज्म समझ लिया। अब देखते हैं कि भाई सेल के अंदर जो इंटरनल है वहां पर क्या हो रहा है। सो इंटरनल वाले पार्ट में, यानी सेल के अंदर, अब ये ऑक्सीजन पहुंचा है ना, और यहां से डाइजेशन के रिजल्ट से जो सिंप्लीफाइड फूड है वो पहुंचा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस फूड को ब्रेक करेगा, उससे एनर्जी निकालेगा। तो और ये काम कहां होगा? ऑब्वियसली ये सब पूरा कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो वहां पर ये चीजें मतलब पूरी तरह से फिनिश होती है। देखिए आगे कैसे होगा ये। अब ये जो रिएक्शन है देखो क्या है, C6H12O6 यानी फूड, ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगा, और साथ में उसके बाद क्या बनेगा? CO2 H2O,
ओके, पूरा ब्रेक हुआ, देखो इसको ब्रेक किया गया, CO2 बना, H2O बना और एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी ऐसा तो नहीं कि जब हम खाना खाएंगे उसी वक्त हम काम कर पाएंगे, उसी वक्त एनर्जी को स्टोर करना भी तो जरूरी है। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिस्टम है, देखो क्या है असल में यहां पर। अब मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा ये पार्ट को नहीं, यहीं पे देख लो, दिस इज ADP, एडिनोसिन, और यहां पर 2 फास्फोरस लगा होता है, सो दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये कहां पर है? ये हमारे सेल के अंदर लोकेटेड है। मान लो ऐसे ADPs होते हैं और जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुई है उसको स्टोर करने का एक सिस्टम देखो। तो ऐसे ADPs बहुत सारे हैं और ऐसे एलिमेंटल फ्री फास्फोरस भी होता है। तो यानी मान लो कि ऐसे फास्फोरस भी प्रेजेंट है। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो इसको स्टोर कैसे किया जाएगा? तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये फास्फोरस, इस फास्फोरस को लाके और यहां पर जोड़ दिया जाएगा ऐसे। और किसने जोड़ा है? ये बॉन्ड कहां से बन गया, ये एनर्जी कहां से आई? तो ये एनर्जी असल में आपका यहां से प्रोड्यूस हुआ और वही यहां पर स्टोर हो गया। तो एक्चुअली एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई एज अ थर्ड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था वो क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। देखो 3 फास्फोरस आ गए। सो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर होती है। सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज हम जो है कोल या पेट्रोल से एनर्जी नहीं डिराइव करते, हमको ATP से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। तो सर जब इस एनर्जी को यूज करना होगा तो कैसे यूज होगा? इसका उल्टा फिनोमेना हो जाएगा। जो ATP है उसका ये बॉन्ड टूटेगा, यहां तीसरा वाला, और फिर से ये ADP प्लस P अलग हो जाएगा और जो एनर्जी है वो हम यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। फिर आगे जब हम खाना खाएंगे, जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो फिर से वो ADP और फास्फोरस जुड़ जाएंगे, एनर्जी स्टोर हो जाएगी और यही चीज चलती रहती है, ठीक है। बट ये जो मैंने यहां रेस्पिरेशन बता दिया, अगेन दिस इज नॉट बैलेंस। आपको बैलेंस करना है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर में से आप बैलेंसिंग सीख के और इसको बैलेंस करोगे, ओके। तो यहां पर जो हमने रेस्पिरेशन बताया, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा मतलब अवेलेबल होता है। हायर एनिमल्स के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन मस्ट है, बिकॉज एनर्जी हमको बहुत ज्यादा चाहिए। पर जो लोअर एनिमल्स है, क्या उनको उनमें सब में यही है क्या? नहीं। जो बेसिक वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम ईस्ट की बात करें, हाँ, तो ईस्ट जो है वहां पर उतना छोटा क्रिएचर है कि भाई उसके लिए उतना एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो वो ना बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन क्या करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये चीजें आएंगी, बस ऑक्सीजन नहीं होगा। ये फूड जो है उसको वो ब्रेक करेंगे पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। तो यहां पर इथेनॉल बनेगा, C2H5OH, इथेनॉल बनेगा। और ये जो इथेनॉल है और साथ में थोड़ा सा एनर्जी यहां प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल से क्या मतलब? ये इथेनॉल वही इथेनॉल है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में पड़ता है, वैसे वही अल्कोहल है ये, ठीक है। तो फिलहाल ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, उस रेस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन फूड को ब्रेक किया जाता है, जिसमें जैसे यहां CO2 H2O बना, इसमें इथेनॉल बनता है, लेकिन जो एनर्जी जितनी ज्यादा यहां निकली एरोबिक रेस्पिरेशन में, उतनी एनर्जी नहीं होती, उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर हम एक और टाइप का रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर ही होता है, मतलब कुछ अब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मान लो हमने बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, दिन भर क्रिकेट खेला है, दिन भर फुटबॉल खेला है, ऐसा कुछ, तो ऐसा होता है कि काफी टाइम हमको क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब वो क्यों आता है भाई? तो दैट इज बिकॉज कि हमारे मसल सेल्स के अंदर भी एक तरह का रेस्पिरेशन चालू हो गया। तो नॉर्मली मतलब ऐसे केस में जब फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिव होगी, ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाएगा मसल सेल्स को, और वहां पर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये पूरा प्रोसेस ऐसा नहीं हो पाएगा, CO2 H2O नहीं बनेगा, अच्छी तरह से फूड ब्रेक नहीं होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, इसके बदले लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से वो क्रैम्प वाला इफेक्ट आता है, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी मिलेगी ना तो इतनी कम होगी जैसा एनरोबिक में था, ना ही एरोबिक जितना ये वाली जितना ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ये एरोबिक में आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वाला केस, ओके। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल तो मतलब हमको यहां पर करना नहीं है, पर एक चीज समझो
कि हमको कहा जाता है, जनरली सजेस्ट किया जाता है कि प्लांट्स के सामने या पेड़ों के सामने रात के टाइम पे हमको रुकना नहीं चाहिए उसके आसपास। क्यों? क्योंकि रात में वो ज्यादा क्या, मोस्टली उसका जो मेजर प्रोसेस है वो होता है एक्सेलेशन ऑफ CO2। रात में ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं वो, बेसिकली बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर वो हमारे लिए ठीक नहीं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 थोड़ी चाहिए। तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, वो देख लो। आपको ये पता है हमारे अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। इस मामले में वो हमसे सुपीरियर है। अब देखो क्या होता है दिन के टाइम पे दे आर डूइंग रेस्पिरेशन एंड दे आर ऑल्सो डूइंग फोटोसिंथेसिस। पर देखो फोटोसिंथेसिस का पी कितना बड़ा दिखाया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन कम क्यों होता है? बिकॉज उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता, दे आर नॉट मूविंग, ना मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है ये। तो ऐसे में उनको कम एनर्जी चाहिए, इसके लिए रेस्पिरेशन तो कम हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होता है, CO2 अंदर जाता है, और ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर दिया जाता है। अब CO2 में बाहर ऐसे भी दिखा सकता था, पर मैंने ऐसे क्यों दिखाया, उसका रीजन है। सो दे आर डूइंग रेस्पिरेशन, नो डाउट। लेकिन फोटोसिंथेसिस आप देखो कितना ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में लाइट प्रेजेंट है, एकदम जबरदस्त तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, CO2 अब्सॉर्ब करके और फूड प्रिपेयर करता है, और ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट में निकलता है। अगर आपने नहीं देखा, पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया इस चीज को। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, बहुत मेजर लेवल पे CO2 इनटेक हो रहा है और ऑक्सीजन का गिविंग आउट हो रहा है। तो यहां पर प्लांट ज्यादा दिन में क्या कर रहा है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। और ये तो भाई कम चल रहा है प्रोसेस, तो यानी ये प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक समझो इसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन इधर यूज कर लिया उसने, और यहाँ का जो CO2 रिलीज हुआ इस रेस्पिरेशन में वो यही दे दिया उसने, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि समझो कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा इस तरीके से, और मतलब बेसिकली दिन में क्या कर रहा है वो CO2 अज्यूम कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, ये समझ सकते हो आप। रात में जो मेजर प्रोसेस है वो क्या बन जाता है। अब रात में रेस्पिरेशन के रेट पे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। रेस्पिरेशन तो दिन रात लाइट से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में फर्क पड़ गया। क्यों? रात में लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि मेजर प्रोसेस ये हो जाएगा रेस्पिरेशन, जिसके अंदर वो बाहर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा, भाई दैट इज अ मेजर प्रोसेस। तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं है CO2। तो यानी प्लांट्स जो है दिन में मेजरली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात में मेजरली वो CO2 रिलीज करते हैं। होप कि भाई ये टॉपिक आपको समझ में आया, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एंड दो यहां पर क्वेश्चन जैसे जुड़े हुए हैं, या दो टर्म्स वो समझ लो कि एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस, वो क्यों रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग इतना फास्ट हो रहा होता है। अगर फिश टैंक में देखा होगा आपने, बहुत तेजी से उनका जो ब्रीथिंग वो आपको दिख रहा, मुंह ऐसे चलाते रहता है बहुत तेजी से। तो ये वाला मतलब क्यों, वाई दे रिस्पायर फास्टर, कारण क्या है कि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। पानी में ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, अभी डिस्कस किया था मैंने। सो बिकॉज द वाटर ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, सो वाटर का जो कंसेंट्रेशन है पानी के अंदर कम है, सॉरी ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है पानी के अंदर कम है, तो इनको अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये पर मिनट या फिर पर सेकेंड का जो ऑक्सीजन लेने का जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे। सो ज्यादा तेजी से ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो तेजी से उनकी बॉडी में जाएगा। तो बिकॉज पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, इसलिए इनको तेजी से रिस्पायर करना होता है। एंड एक चीज और कि जो ज़ेरोफाइट्स है, ज़ेरोफाइट्स यानी जो डेजर्ट में रहने वाले कैक्टस, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स, तो जो ज़ेरोफाइट्स है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो उनको CO2 अब्सॉर्ब करना है, ऑक्सीजन देना है, इसके लिए उनके स्टोमेटल पोर को ओपन करना होगा। तुमको पता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो स्टोमेटा से होता है। तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के लिए जो गैस का एक्सचेंज है वो कैसे मैनेज करते हैं। ये एक बात ध्यान देना कि अगर वो दिन में एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे, इतना गर्म है, इतना टेम्परेचर ज्यादा है कि वाटर जो है वो लूज कर जाएगा, उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर होगा।
तो वाटर लॉस बचाने के लिए, बिकॉज आपको पता है ज़ेरोफाइट्स पानी बहुत सेव करते हैं, तो पानी का लॉस बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, दिन में वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते ही नहीं है। तो अगर हम उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करें, जो कि लाइट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो वो कैसे करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस जो भी उनको करना है ना, वो रात में कर लेते हैं, और स्टोमेटल पोर का मतलब ओपन करने का काम रात में करते हैं। जितना भी उनको CO2 लेना है रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, वो रात में ले लेंगे, और फिर दिन में वो स्टोमेटल पोर को ओपन नहीं करेंगे। दिन में सिर्फ वो लाइट को यूज करके, उनका जो क्लोरोफिल है वो लाइट को यूज करके और फूड प्रिपेयर कर लेगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस रात में करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है, वो दिन में कर लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ भाई ये